देखो हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। वर्ग 16 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये देखो पहले। अगर हाइड्रोजन के साथ इनकी क्रिया देखें वर्ग 16 के तत्वों की, सामने ध्यान होना चाहिए। देख ध्यान सामने दे। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन के प्रति क्रिया करें तो ये क्या बनाएंगे। जैसे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करें तो आप इतना तो दिमाग लगा सकते हैं H2O बनाएगा, सही है। अरे हाइड्रोजन के संग क्रिया करके H2O बनाएगा, सही है, और तो कछु बन ही ना सके। अच्छा, अगर हम बात करें हाइड्रोजन के संग ऐसे ही अगर सल्फर क्रिया करे तो H2S बना लेगा, बिल्कुल डिटो इसी तरह से, सही है का, बिल्कुल सेम चल रहा है। अगर ऐसे ही हम बात करें हाइड्रोजन के संग क्रिया करें सेलेनियम तो H2S ही बना लेगा। मेरी बात समझ गए होंगे। अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो वर्ग 16 के तत्व हैं ये ऑक्सीजन से क्रिया करके H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, H2E प्रकार के, जैसे H2O, E का मतलब है वर्ग 16 का तत्व, H2O, H2S, H2SE, सही है। और हाइड्रोजन के संग जो यौगिक बनते हैं वो हाइड्राइड कहलाते हैं, ऑक्सीजन के संग यौगिक ऑक्साइड। तो वर्ग 16 के तत्व जो हैं ये ऑक्सीजन से क्रिया जाते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करके H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। पहली बात क्लियर है। अच्छा, वे हाइड्राइड आपके समझ में आगे होंगे कौन कौन से हैं। H2O, सामने ध्यान, बोले नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। E का मतलब है वर्ग 16 के तत्व। क्लियर। अब बात करते हैं, सबसे पहले तीन बात एक संग करते हैं, वहां ढंग से देखना, एक एक बात सुनना। सबसे पहले बंध वियोजन ऊर्जा की बात करते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम कि किसकी बंध वियोजन ऊर्जा, ये आते हैं पेपर में, इसकी बंध वियोजन ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम है। मेरे हिसाब से तो बंध जितना लंबाई में बड़ा होगा उतना ही बंध कैसा होता है, दुर्बल। बात को ढंग से सुन ले, बड़ा बंध कैसा होता है, दुर्बल। इसमें पोलोनियम का आकार सबसे बड़ा है कि नहीं। देख, ऑक्सीजन से बड़ा होगा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा टेलुरियम, और टेलुरियम से भी बड़ा कौन आएगा, पोलोनियम। बात है ढंग से देखते चलना। पोलोनियम का आकार सबसे बड़ा है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सबसे 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। अब बंध की लंबाई निकालेंगे तो ऐसे तो निकालेंगे, नाविक से नाविक की दूरी, तो सबसे बड़ा बंध इसी में ही आना है भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ को आकार बड़ा है ना तो सबसे दुर्बल बंध इसी में होगा। जब बंध सबसे दुर्बल इसमें है तब बंध वियोजन ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम सबसे अधिक, सही है का। तो ये किसका क्रम है, बंध वियोजन ऊर्जा, बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। पहले दिमाग में क्लियर कर लो भाई, इसमें बंध सबसे दुर्बल है, सबसे बड़े बंध इसी में ही है। बड़ा बंध जितना होता है वो दुर्बल होता है, सबसे दुर्बल बंध है इसमें, ये आसानी से टूटेंगे, तो इसकी बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम होगी। अच्छा, अब मैं कहूँ किसकी अम्लीय प्रकृति सबसे अधिक होगी। सबसे अम्लीय प्रकृति अगर बात करें तो मेरे हिसाब से तो फिर यही की होनी चाहिए। देखो, बंध टूटेगा उसका मतलब ये है, ढंग से देखना, बंध टूटेगा जब भी तो H+ निकलेगा, बंध तो टूट रहा है। अब बंध जिसमें सबसे दुर्बल है, जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम है, वो ही तो H+ आसानी से त्यागेगा, तो सबसे आसानी से H+। ये तो किसका क्रम है, बंध वियोजन ऊर्जा का। बोले नहीं, केवल समझें, ये तो बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम है। अब इसी के आधार पर मैं अम्लीय प्रकृति का क्रम या अम्लीयता का क्रम पूछूं, अम्लीय प्रकृति का क्रम,
तो मेरे को लगता है कि सबसे कम बंद वियोजन इस ऊर्जा इसकी है, मतलब सबसे दुर्बल बंद इसमें है। तो H+ आसानी से यही त्यागेगा, तो सबसे अधिक अम्लीय यही होना चाहिए। तो अम्लीयता का क्रम तो ये हो जाएगा H2PO, H2TE, H2SE, H2S और H2O। बात को समझ लें, बंद वियोजन ऊर्जा से ही समझ रहे हैं अपन अम्लीय प्रकृति को, कि भाई इसकी बंद वियोजन ऊर्जा सबसे कम है तो ये सबसे आसानी से H+ त्यागेगा, इसकी अम्लीय प्रकृति सबसे अधिक होगी। अब इसी से बंद वियोजन ऊर्जा से अपन तापीय स्थायित्व भी समझ सकते हैं। तापीय स्थायित्व का क्रम, इसका मतलब समझते चलो। मतलब ये है कि कोई सा भी क्रम पेपर में आ सकता है। तापीय स्थायित्व मतलब कौन ताप के प्रति अधिक स्थायी है, मतलब कौन उच्च ताप पर टूटेगा, अधिक स्थायी उच्च ताप पर टूटेगा। तो उच्च ताप पर तो H2 टूटना चाहिए ना भाई, सबसे प्रबल बंध इसी में ही है, तो ये अधिक ताप पर टूटेगा, तो इसका तापीय स्थायित्व भी सबसे अधिक होगा। तो तापीय स्थायित्व का क्रम भी यही आएगा क्या? ढंग से देख लिया, हम कंफ्यूज मत हो जाइए। H2PO आएगा लास्ट में भाई, ये सबसे अधिक स्थायी हो गया ना। इसमें बंध कैसे है? प्रबल। जब बंध इसमें प्रबल है तो आप अपने दिमाग से पूरी बातें सोच लो। इसमें सबसे बंध सबसे प्रबल है तो अधिक ताप पर टूटेगा, मतलब ये तापीय स्थायित्व इसका सबसे अधिक होगा। अच्छा, अब आती है एक अपचायक क्षमता का क्रम। इसमें कई तरह के क्रम पूछ सकता है और सबको समझ इससे रहे बंध वियोजन ऊर्जा से। अपचायक वह होता है जो हाइड्रोजन देता है, पढ़ा होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक है क्योंकि हाइड्रोजन देता है, पढ़ा है ना ऑर्गेनिक में। जो हाइड्रोजन देता है वो कौन होता है? अपचायक। और जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीजन की तो बात छोड़ो, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन ही तो है इनका ना। सबसे बढ़िया अपचायक कौन होगा? सबसे बढ़िया अपचायक H2P होगा, जो आसानी से हाइड्रोजन देगा, क्योंकि इसमें बंध कैसे हैं? दुर्बल। तो आपसे एक क्रम इसका भी पूछ सकता है, किसका? अपचायक क्षमता का क्रम। आपको बंध वियोजन ऊर्जा क्लियर होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी आपके समझ में आ रहा है तो आप आराम से कर सकते हो। इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान सबसे कम है, इस पर बंध आसानी से टूट सकते हैं, यह हाइड्रोजन आसानी से दे सकता है, सबसे बढ़िया अपचायक होगा। तो अपचायक क्षमता का क्रम भी यही आएगा अम्लीय प्रकृति वालों। अरे जो H आसानी से दे सकता है वो H+ भी आसानी से दे सकता है, बात तो हुई है। तो अपचायक क्षमता का भी क्रम यही आएगा। अच्छा, बुक में है नहीं पर एक क्रम और देख लो, यही क्रम है बुक में। तो बंध कोण का क्रम, ढंग से सुन लेना, कंसेप्ट समझना। इनमें एक बात देखो कि केंद्रीय परमाणु समान है कि केंद्रीय परमाणु अलग अलग है? अलग अलग है। केंद्रीय परमाणु है या में ऑक्सीजन, समझ में पे बुद्धि लगा पूरी। H2S ये केंद्रीय परमाणु है जिससे एक से अधिक सहसंयोजक बंध जुड़े होते हैं। केंद्रीय परमाणु वह है जिससे एक से अधिक क्या जुड़े होते हैं? सहसंयोजक बंध। केंद्रीय परमाणु आपको दिख ही गया होगा खूब क्लियर कि इसमें ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलन। केंद्रीय परमाणु अलग अलग हैं और पार्श्व परमाणु एक जैसे हैं। पार्श्व ये साइड वाले, सब में कौन है? हाइड्रोजन। तो यहाँ विद्युत ऋणता का कंसेप्ट लगेगा। विद्युत ऋणता का कंसेप्ट कब लगता है? दिमाग में एक एक बात समझते हुए सुन। अगर केंद्रीय परमाणु भिन्न भिन्न हैं, ऐसी स्थिति में आप विद्युत ऋणता से बंध कोण निकालोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो केंद्रीय परमाणु सब में, आप देख लो खूब ढंग से, केंद्रीय परमाणु अलग अलग हैं, तब विद्युत ऋणता का कंसेप्ट लगाएंगे। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से अधिक है या नहीं है? तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को प्रबलता से आकर्षित करेगा तो ये बंध फैल जाएंगे। फैल जाएंगे तो ये बंध कोण अधिक आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी बंध कोण उतना अधिक आएगा। जब ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऊपर ताकत लगाकर खींचेगा तो ये बंध ऊपर की ओर खींचेंगे ना, जब ये फैल के खींचेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर बंध कोण का मान सबसे अधिक आएगा। आंसर आप किससे दोगे? विद्युत ऋणता से। ये ऑक्सीजन H2O में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने की वजह से इसमें बंध कोण का मान क्या आएगा? सर्वाधिक। सही है। तो बंध कोण का अगर क्रम की बात करें हम, तो बंध कोण सबसे अधिक किस में आएगा?
H2O में। ठीक है, और कोई क्रम आपसे पूछेगा नहीं। अगर बंद कोण का क्रम पूछे तो बंद कोण का क्रम पूछने के लिए आप विद्युत ऋणता का कंसेप्ट लगाओगे। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक है, ये बंद OH के इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से खींचेगा, जिससे बंद कोण का मान सबसे अधिक आएगा इसमें। H2O से कम, समझ गए? अच्छा, यहाँ ये तो अपन ने देखा, एक चीज एक्स्ट्रा और देखी थी पहले। ये सब अपन ने 4-5 क्रम, 5 क्रम हो गए ये टोटल। बंद वियोजन ऊर्जा का, अम्लीय प्रकृति का, अपचायक क्षमता का, तापीय स्थायित्व का और बंद कोण का क्रम। सही है? समझ में पे ध्यान दे ले, बार बार कह रहा हूँ। पीछे बहुत तगड़ा पछताएगा जब इन्हें पेपर में देखे वो। बाटम तुक्का लगावे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचे वो। एक बात और समझ यहाँ में, एक चीज़ और पढ़ चुके हैं अपन H2O और H2S के बारे में, असंगत व्यवहार में, कि जल में हाइड्रोजन आबंधन मिलता है जबकि H2S में नहीं। ध्यान है का? अब इसमें पूछूं हाइड्रोजन आबंधन इनमें पांचों में हाइड्रोजन आबंधन किसमें मिलेगा? H2 अणुओं में। ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणता और छोटे आकार के कारण H2 अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंधन मिलेगा, जबकि और कहीं हाइड्रोजन आबंधन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से वहां पर लिखाया भी गया था H2O क्या है? द्रव, और H2S क्या है? गैस, है ना? तो एक क्वेश्चन दोनों के बारे में भी बनता है, ये हाइड्रोजन आबंधन वाला। या ऐसे कह सकता हूँ अब मैं, केवल H2O में हाइड्रोजन बंध मिलता है, जबकि किसी अन्य 16वें वर्ग के हाइड्राइड में हाइड्रोजन बंध नहीं मिलता है, ऑक्सीजन के छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणता होने के कारण, जबकि अन्य कोई में भी क्या नहीं है? हाइड्रोजन बंध। तो ये सब बातें लिख सकते हैं अपन। चलो लिखते हैं। बुक है कोई से पास? किताब है का? आवाज बंद कर, आवाज। सुनो रे एक बार, या में जो किताब की लैंग्वेज है भाई भी सुन ले। ये तो मैंने अभी समझाया हो ना। आवाज बंद कर पहले। अरे ओए, अब पहले एक बार लिखे मत, किताब की लैंग्वेज सुनी। टॉपिक मैंने अभी समझाया हो, हम किताब के अनुसार क्या लिख रहे हो? बिल्कुल चुप हो जा रहे, लास्ट पटोगे नहीं। इसमें लिख रहा है वर्ग 16 के सभी तत्व H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। यही बताया था, H2E प्रकार के क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। फिर कह रहा है, अब आगे सुन तो चल, इनमें अम्लीय गुण H2O से H2TE तक बढ़ता है। अम्लीय गुण H2O से H2TE तक बढ़ता है। पोलोनियम ना आया में, पर H2O से H2TE तक अम्लीय गुण बढ़ रहा है का? ना बढ़ रहा? बंद वियोजन ऊर्जा तो समझो का हवाल अपन ने। यहां में H2PO हटा रखा है, क्योंकि PO रेडियो एक्टिव तत्व है ना। तो रेडियो एक्टिव तत्वन के गुणन नाले में, तो H2O से H2TE तक बंद अम्लीय गुण में क्या हो रही है? वृद्धि। कारण पता ही है, क्योंकि H2TE जो होता है इसकी बंद वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है? कम। आगे लिख रहा है, अरे ये कौन सा है, क्यों पढ़ना चाहे? मतलब जो पढ़ना चाह रहे हैं अच्छू तो वैसे पीछे बैठ गए, पढ़वो तो चाह रहे हैं पर इन्हें दूसरे नहीं पढ़ने दे रहे हैं। तो इसमें लिख रहा है अम्लीय गुण H2O से H2TE तक बढ़ता है, जिसे बंद वियोजन एंथैल्पी से स्पष्ट कर सकते हैं। मैंने बंद वियोजन एंथैल्पी से समझाया वही। बंद वियोजन एंथैल्पी में कमी के कारण, बंद वियोजन एंथैल्पी में कमी के कारण वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जा रहे हैं अपन, हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व में भी कमी आती है।
अब यानी ने कैसी कठिन भाषा में लिखाई है, बात हुई है, आपको दिख रहा होगा H2O से लेकर के आप नीचे की ओर जाओगे H2PO तक, तो तापीय स्थायित्व में क्या आती है, कमी। अच्छा, हाइड्राइडों में अपचायक गुण भी पाए जाते हैं। कौन से गुण भी पाए जाते हैं, अपचायक। बस इतने की लिख रहा हूँ, बाकी अपचायक गुण के बारे में कुछ लिखा तो इसने है नहीं, ठीक है। तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा दूँ इन सब बात अंदर, लिखो या मैं लिखो वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 के तत्व H2E, ठीक है, कोष्टक में लिख लो E बराबर H2E, E बराबर वर्ग 16 का तत्व, वर्ग 16 का तत्व, कोष्टक बंद। H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, H2E प्रकार के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। आगे लिखो H2O से H2PO तक, H2O से ब्लैक बोर्ड पर देखता चल और समझ के लिखता चल। H2O से H2PO तक केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने से, केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने से बंध लंबाई बढ़ती है, बंध लंबाई बढ़ती है, जिससे बंध वियोजन ऊर्जा में कमी आती है, बंध वियोजन ऊर्जा में कमी आती है। तो आपको बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम दिख गया होगा ब्लैक बोर्ड पर। अरे बंध लंबाई बढ़ रही है, यही वजह से बंध वियोजन ऊर्जा में क्या आ रही है, कमी। सही है, तो H2PO तक बंध वियोजन ऊर्जा में क्या आ रही है, कमी। आगे लिखो H2O से H2PO तक बंध वियोजन ऊर्जा में कमी आने से बंध वियोजन ऊर्जा में कमी आने से अम्लीय प्रकृति, कौमा अपचायक क्षमता में वृद्धि, अपचायक क्षमता में वृद्धि, ब्लैक बोर्ड पर देख ले। अम्लीय प्रकृति और अपचायक क्षमता बढ़ेगी का, क्यों, क्योंकि बंध वियोजन ऊर्जा घट रही है ना, तो बंध आसानी से टूटेगा, तो अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी और अपचायक क्षमता भी, इनमें वृद्धि तथा तापीय स्थायित्व में कमी आती है, तापीय स्थायित्व में कमी आती है। यहां तक लिख लिया। आगे लिखो H2O से H2PO तक, H2O से H2PO तक केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता घटने से, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता घटने से H2O से H2PO तक केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता घटने से बंध कोण में कमी आती है, बंध कोण में कमी आती है। अब इन सब क्रमन लिख लो जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जल्दी लिखना। आकार थे, पास परमाणु का आकार देखेगा, जिसमें पास परमाणु का आकार बड़ा होगा वहां बंध कोण अधिक आएगा।
अरे लिख लिए ये? अगले हेडिंग डालो, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। सामने देख एक बार या समझ ले। ध्यान सामने होना चाहिए और बोल तो नहीं दिखना चाहिए। देख रहे, जो वर्ग 16 के तत्व हैं, आपका कायिक कितनी क्रियाशीलता पढ़ रहे हो? ऑक्सीजन। ये दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ढंग से क्लियर कर लियो। हाँ भाई, वर्ग 16 के तत्व ऑक्सीजन के साथ दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सल्फर SO2 और SO3, सही है। ऐसे ही TiO2 TiO3, समझ गए हो मेरी बात है? हाँ, तो वर्ग 16 के तत्व हैं, ये ऑक्सीजन के साथ दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, एक EO2 प्रकार के और एक EO3 प्रकार के। क्लियर ये बात? अब आगे सुनिए, हम जो काम की बात आपको याद रखनी है, ई तो याद रह जाएगी, SO2 और SO3 तो एक ही दो प्रकार के ऑक्साइड बने, एक EO2 प्रकार के और एक EO3 प्रकार के। अब अगली बात जो आपको याद रखनी है, यहाँ में एक बात याद रखो कि ये सभी ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, EO2 प्रकार के भी और EO3, चाहे वो कहे TiO2 चाहे वो कहे TiO3, सबकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। एक बात और क्लियर कर लेना, ये दोनों ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। क्लियर बात? अपन पोलोनियम की कर ही नहीं रहे, और बाकी आपको पता ही है अधातु या उपधातु है हमें, और अधातु और उपधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। तो वो बात लागू है यहाँ। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। जैसे अपन Na2O की बात करें तो Na2O कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय। पर यहाँ तो सभी ऑक्साइड कैसे हैं? अम्लीय हैं। अब बात अगली सुन, एक एक बात सुन तो चल तरीका ते। एक बात यहाँ में ये भी याद रखनी है जो बुक में दे रखी है कि SO2 से लेकर के, ढंग से देख, एक SiO2 आगो, एक TiO2 आगो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपचायक गुण में कमी आती है। मतलब SO2 तो एक अपचायक है, ये तो एक अपचायक है, ये कहना चाहता है
और ये एक कौन है, ऑक्सीकारक। मतलब अपचायक गुण में क्या आ रही है, कमी। तो आपको भी याद रखना है SO2 से लेकर के TeO2 तक अपचायक गुण में क्या आती है, कमी। SO2 जो है ये एक अपचायक है। आगे आप पढ़ोगे इसमें SO2 गैस, वो एक अपचायक गैस है। अपचायक वह होता है, अपन ऐसे भी कहते हैं अपचायक वह होता है जो हाइड्रोजन देता है, पर ये हाइड्रोजन तो कहाँ से देंगे, ना दे सकें। अपचायक वह भी होता है जो दूसरे का क्या करे, अपचयन, और खुद का क्या करे, ऑक्सीकरण। अगर SO2 SO3 में कन्वर्ट होता है तो खुद का ऑक्सीकरण ही तो करता है। बात को समझने की कोशिश कर। अगर कहीं ऐसा हो रहा हो SO2 तो SO3 में कन्वर्ट हो रहा है तो खुद का क्या करेगा, और जो खुद का ऑक्सीकरण करेगा उसको भी अपन क्या बोलेंगे, अपचायक। SO2 अपचायक है और TeO2 कौन है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन तो दे ही सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, SO2 अपचायक है और TeO2 कौन है, ऑक्सीकारक। तो सिंपल कह दूं मैं, ऊपर से नीचे जाने पर एक तरह से अपचायक गुण में क्या आ रही है, कमी। और कोई खास बात यहाँ में है नहीं, तो लिख लो फटाफट। लगाओ, वर्ग 16 के तत्व ऑक्सीजन के साथ, वर्ग 16 के तत्व ऑक्सीजन के साथ, आज जो पढ़ा रहा हूं या कल पूछूंगा जो बता रहे हैं ना इनते। वर्ग 16 के तत्व ऑक्सीजन के साथ EO2 व EO3, ई का मतलब वही वर्ग 16 के तत्व, EO2 व EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बनाते हैं। आगे लिखो, दोनों प्रकार के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दोनों प्रकार के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे लिखो, SO2 से TeO2 तक, SO2 से TeO2 तक अपचायक गुण में कमी आती है। अपचायक गुण में कमी आती है। आगे लिखो, SO2 एक अपचायक है। SO2 एक अपचायक है जबकि TeO2 एक ऑक्सीकारक है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। ये बड़ा उटपटांग टॉपिक है, यार ढंग से देख ले। हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता, सामने ध्यान देखो इधर, ये EX6 EX4 देख ले, नहीं समझ में नहीं आएगा। अरे ई का मतलब तो आप बार बार देखते आ रहे हो, वर्ग 16 के तत्व, और X का मतलब होता है हैलोजन। X का मतलब हैलोजन होता है, FCl-Bri। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्ग 16 के तत्व हैं वे हैलोजन के साथ 3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। हैलोजन के संग जो यौगिक बने वे क्या कहलाते हैं, हैलाइड। ऑक्सीजन के संग ऑक्साइड और हाइड्रोजन के संग हाइड्राइड। 3 प्रकार के हैलाइड बनाएंगे, EX6, EX4 और EX, जैसे SF6, SF4, SF2। समझ रहे हो मेरी बात? तो 3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं इस तरह से। ई है वर्ग 16 का तत्व। अभी हम अगली लाइन सुनियो जो ज़्यादा खतरनाक है। विभिन्न हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम ये है, एक एक लाइन ढंग से सुनता चलना।
जब तो ही समझ में आएगा, एक एक लाइन क्लियर कर लेगा। तो ये हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम है, विभिन्न हैलाइडों का, हैलोजन के नहीं कह रहा हूं मैं। कहीं लड़का सोच ले कि सबसे अधिक स्थायी होता है फ्लोरीन। हैलाइडों का स्थायित्व का क्रम, जैसे मैंने आपसे कहा, मान लो आपसे SF2 और SF4, SF2 और SCl2, और मैंने कहा SBr2 और SI2, मान ले ऐसे कह दूं मैं, सही है। तो सभी हैलाइड हैं ये। तो सबसे अधिक इसमें स्थायी कौन होगा? फ्लोराइड, SF2, सही है। तो स्थायित्व का क्रम ये आएगा। फिर ये इनके स्थायित्व का क्रम है। बात ढंग से समझ ली और नहीं समझ में नहीं आएगी। स्थायित्व का क्रम ये मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, फ्लोराइड सबसे अधिक स्थायी हुए हैं और आयोडाइड सबसे कम स्थायी। जैसे मैंने कहूँ SF2 और SBr2, अधिक स्थायी कौन होगा? SF2। ऐसे मैं कोई सा भी बना देता हूँ, जैसे मैंने कहा SeF2 और SeBr2, SeCl2, समझ गया होगा मेरी बात है, सही है। तो अपन किसी भी तरह का क्रम लिख सकते हैं। मैंने कहा SF4 और SCl4, दोनों में अधिक स्थायी कौन होगा? SF4। फ्लोराइड अधिक स्थायी होगा क्लोराइड से, और क्लोराइड अधिक स्थायी होगा ब्रोमाइड से, और ब्रोमाइड अधिक आयोडाइड से। तो ये बात क्लियर है। तो हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम ये होगा। मतलब 4 तरह के हैलाइड बना रहे हैं एक तरह से देखें तो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। उनमें सबसे अधिक स्थायी कौन होंगे? फ्लोराइड, सही है। बात आगे सुनियो, कठिन होती चल जाएगी। इसमें कह रहा है हेक्सा हैलाइडों में, हेक्सा हैलाइड का मतलब समझ गए? हेक्सा हैलाइडों में केवल हेक्सा फ्लोराइड ही स्थायी हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि जैसे SF6 का ही तो अस्तित्व है, पर अगर अपन SCl6 लेंगे तो उसका अस्तित्व नहीं है। मतलब फ्लोराइडन की बात करें, हेक्सा फ्लोराइडन की, तो हेक्सा फ्लोराइड केवल, समझ रहे हो मेरी बात? मैं ये कह रहा चाह रहा हूं, ढंग से सुन लेना, केवल फ्लोराइड ही स्थायी है। दोबारा सुन, हेक्सा हैलाइड है, ये 4 तरह के हो सकते हैं। हेक्सा हैलाइड भी, हेक्सा फ्लोराइड, हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा ब्रोमाइड और हेक्सा आयोडाइड। अब इनमें स्थायी केवल कौन है? फ्लोराइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड स्थायी नहीं है। तो देखिए हम बात बड़ी कठिन आएंगी, पर इन ढंग से सुन तो चलिए। आगे कह रहा है सभी हेक्सा हैलाइड गैसीय प्रकृति के होते हैं। सभी हेक्सा हैलाइड कैसी प्रकृति के होते हैं? गैसीय। आगे कह रहा है इनकी आकृति अष्टफलकीय होती है। आकृति आप निकाल सकते हो। देखो ऐसे SF6 की बात करें, सल्फर की भाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, सही है। 6 फ्लोरीन आप जोड़ोगे, आकृति निकालने के लिए संकरण की हेल्प लो, SF6 बन जाएगा। ये 1 2 3 5 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। संकरण निकालें SF6 का तो सिग्मा बंध कितने हैं? 6। या को संकरण निकाल रहा हूँ, या के आसपास सिग्मा बंध कितने हैं? 6। लॉन पे रही नहीं, क्योंकि भाइतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 बंध बना रहे। तो इसका संकरण क्या आएगा? sp3d2। और संकरण sp3d2 आता है तो आकृति कैसी आती है? अष्टफलकीय है। तो ध्यान रखना, 2 बात और आई। जो हेक्सा हैलाइड हैं इनकी बात चल रही है, ये गैसीय हैं और इनकी आकृति कैसी होती है? अष्टफलकीय है। और हेक्सा हैलाइडों में स्थायी केवल कौन है? हेक्सा फ्लोराइड। ये 3 बात कही ना मैंने, जो इनके बारे में कही। और बातें पहले कही थी कि केवल अधिक स्थायित्व का क्रम बताया था। सबसे अधिक स्थायी कौन होते हैं? फ्लोराइड। अरे जब ही तो हेक्सा हैलाइडों में केवल फ्लोराइड ही स्थायी है। हेक्सा हैलाइडों में केवल हेक्सा फ्लोराइड ही स्थायी है, और तो स्थायी है ही ना है। तो सबसे अधिक स्थायी होते हैं फ्लोराइड, उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड। अब एक बार यह दोबारा से जो मैंने शुरू से बोला भाई, एक बार और सुन ले। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ से कि ये वर्ग 16 के तत्व हैलोजनों के साथ 3 प्रकार के हैलाइड दिख रहे हैं, EX6, EX4 और EX2। हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम सबसे अधिक स्थायी कौन? फ्लोराइड।
क्या क्रम हो जाएगा क्लियर। अच्छा, उसके बाद फिर इनकी बात चालू कर दी का अपन ने। अब इनकी बात ना करिए, केवल इनकी। हेक्सा हैलाइडों में केवल स्थायी कौन होते हैं? हेक्सा फ्लोराइड। क्लियर। इनकी आकृति कैसी होती है? अष्टफलकीय है। और तीसरी बात बताई मैंने, ये कैसे होते हैं? गैसीय। ठीक है, तो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बात करेंगे। एक ही नाम है उसका, तो अष्टफलकीय वही होता है। ऑक्टाहेड्रल या वर्गाकार द्विपिरामिडीय एक ही बात है। अरे तू कह रहा है ना स्क्वायरल बाइपिरामिड, वो एक ही बात है। लगो या में लगाओ वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 के तत्व हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ EX6, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है EX6, EX4 व EX2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, अगली लाइन से लिख ले, हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम, या क्रम में लिख ले, हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम FCl-BrI, मतलब सबसे अधिक स्थायी होते हैं फ्लोराइड और सबसे कम स्थायी होते हैं आयोडाइड। केवल यही क्रम में लिखी हो। हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम FCl-BrI, मतलब सबसे अधिक स्थायी कौन होंगे? फ्लोराइड। नीचे समझाए मैंने, ठीक है। उससे कम स्थायी कौन होंगे? क्लोराइड। लिख लिया। अब आगे लिखो, लिख लिया। आगे लिखो, हेक्सा हैलाइडों में केवल, हेक्सा हैलाइडों में केवल हेक्सा फ्लोराइड ही स्थायी हैं। हेक्सा हैलाइडों में केवल हेक्सा फ्लोराइड ही स्थायी हैं। आगे लिखो, सभी हेक्सा हैलाइड गैसीय प्रकृति के होते हैं, गैसीय प्रकृति के होते हैं। सभी हेक्सा हैलाइड गैसीय प्रकृति के होते हैं। आगे लिखो, हेक्सा हैलाइडों की आकृति अष्टफलकीय होती है। हेक्सा हैलाइडों की आकृति अष्टफलकीय होती है। अच्छा, अब बात करेंगे अपन, ब्लैक बोर्ड पर आ जाओ वापस। अब बात अपन करेंगे किसकी? EX4 की। टेट्रा हैलाइड है क्या ये? पहले अपन ने बात करी EX6 की। इनकी आकृति कैसी बताई आपको? अष्टफलकीय है। सभी कैसे होते हैं? गैसीय। और इनमें सर्वाधिक स्थायी कौन से होते हैं? हेक्सा फ्लोराइड। अब बात आ जाओ यहाँ पर, या टॉपिक ढंग से क्लियर कर ले रहे। इनमें क्वेश्चन आया तो पीछे एक ही, पीछे ही लाल, या कि तो कोई मतलब ही ना है पढ़ाई बढ़ाई थे तो करो, या जब तक दांत दिख रहे हैं मैं बार बार यही देख रहा हूँ। लास्ट से 3rd नंबर, लाल सी जर्सी पहन रखी है, पढ़ भी आया होगा। अरे आवाज नहीं, छोरा और मत बोलो रे एक भी। अरे एक आध मिनट तो एक आध पढ़ ले, क्या अड़ोसी पड़ोसी के संग बिजनेस में लगो रहेगो। या बैग उठा, बैग दियो, बैग दियो, फिर बैग उठा रे, बैग उठा। टाइम पास में काम कौन सो है? देख के देख जल्दी छुट्टी हुई आएगी।
बैग उठा बैग, और सीधा रेटा का रास्ता है पकड़। अभी भगाने पड़ेंगे यहाँ पे, और क्या करें, पढ़ाई वढ़ाई तो इसको मतलब नहीं। जल्दी उठा जल्दी, मेरा टाइम खराब मत करे, और सीधा जा बनबनाहट करता हो। और कोई इच्छा हो रही हो ना वो बता दियो। अरे सामने देख, बात कर रहे हैं अपन EX4 की। टेट्रा हेलाइड है ये, इनमें हेलोजन कितने हैं? 4। सही है। इनमें देखो बात करें अपन SF4 की, ये टेट्रा फ्लोराइड है, SF4 SeF4, ये सब टेट्रा फ्लोराइड है ना, टेट्रा हेलाइड है। TeF4, इन सब की बात करें तो ई तो गैस है, गैसीय प्रकृति का है। हेक्सा फ्लोराइड तो सब हवा में सोचने की जरूरत ही ना है। हेक्सा हेलाइड तो कोई सो भी आ जाए, सब कैसी प्रकृति के हैं? गैसीय। यहाँ में ई गैस है, गैसीय प्रकृति का है, ये द्रव है और ये ठोस है। मतलब यहाँ तो वैरायटी है, ई ठोस प्रकृति को है, ई द्रव और ई गैसीय प्रकृति को। क्लियर। अब इनकी आकृति में, वहाँ मैंने एक बात बताई, इनकी आकृति अष्टफल की बताई, पर इनकी आकृति में बुक में गलत है। इनकी आकृति निकालते हैं इनके संकरण से। जैसे आपके पास SF4 है, SF4 में आपको पता ही है सल्फर के भाइतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने। अब 4 फ्लोरीन से जॉइंट हो गए, SF4 बना रहा हूँ मैं। अब इसका संकरण निकालता हूँ तो सिग्मा बंध कितने हैं? 4 और 1 लोन पेयर। संकरण निकालने के लिए सिग्मा बंधों की संख्या लोन पेयर को जोड़ते हैं क्या? टोटल कितना आएगा? 5, और 5 में संकरण sp3d है। और नॉर्मली अगर अपन बात करें तो संकरण sp3d होने पर 4 तरह की आकृतियां हो सकती हैं। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, संकरण sp3d होने पर आकृतियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? 4 प्रकार की। देख कैसे कैसे, अगर सिग्मा बंध हो 5 सिग्मा बंध और लोन पेयर 0, तब आकृति आती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसी? मैं इधर बनाता हूं, जैसे आपने PCl5 देखा होगा, सुना होगा। तो आकृति ऐसी आएगी, बीच में त्रिकोण और एक ऊपर और एक नीचे, या तल के ऊपर नीचे है ये। तो यहाँ पे मान लो BB मान लेते हैं अपन। तो ये इस तरह की होगी। हम सिग्मा बंध कितने हैं? 5। लोन पेयर है ही नहीं। सिग्मा बंध 5 और लोन पेयर 0, तो संकरण अब भी निकाल। सिग्मा बंध 5 है और लोन पेयर 0 है, तो संकरण sp3d तो आएगा 5 के लिए। और आकृति इसकी कैसी है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। बात को समझ ले, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। मैं ही कह रहा हूँ संकरण से आकृति निकाला है, गलती नहीं होगी, और वैसे निकालेगा तो गलती होगी। एक स्थिति ऐसी भी तो हो सकती है 4 सिग्मा बंध और 1 लोन पेयर, अब भी टोटल 5 है का, तब आकृति कैसी हो सकती है? अब आपको 1 लोन पेयर है, समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पर अपन को 1 लोन पेयर बनाना है ना, और लोन पेयर आकृति में काउंट ना करें। अरे यहाँ पे ना है तो यार यहाँ पे हटा ले, अब तो दिख जाएगा। यहाँ पे आपका कौन आ गो? लोन पेयर। देखिए सिग्मा बंध कितने हैं? 4 और 1 का है लोन पेयर। आकृति कैसी बचेगी? के शेप। सही है। आपको या तल में थे, इस त्रिकोण में थे, बंध हटा करके लोन पेयर रखना है। अगर सिग्मा बंध होते 3 और लोन पेयर होते 2, बड़ी कठिन बात है, पर ये पहले पढ़ी है, कोई ऐसी कठिन भी ना 11वीं में पढ़ाई है ये। सिग्मा बंध 3 और 2 लोन पेयर, तो 1 और हटा देगा तो टी शेप बचेगा कि ना बचेगा? तब आकृति कैसी आएगी? टी शेप। और ऐसी स्थिति आ जाए 2 सिग्मा बंध और 3 लोन पेयर, तो रेखीय बचेगा का? अब यहाँ पे सोच, यहाँ SF6 बन रहा है, 4 सिग्मा बंध है, 1 लोन पेयर है, 4 सिग्मा बंध 1 लोन पेयर, आकृति आगे कैसी आएगी? के शेप। के शेप आएगी ऐसी। यहाँ बीच में तो सल्फर होएगा और या तो 4 का जुड़ रहे होंगे फ्लोरीन, और यहाँ 1 लोन पेयर होएगा।
लोन पेयर आकृति में काउंट नहीं करेगा। या की आकृति कैसी आएगी, के शेप। तो क्लियर कर ले, या की आकृति तो अष्टफलकीय है और इनकी आकृति कैसी है, के शेप। क्लियर। अब यहाँ में सुन ले हम कहीं कह रहे हो, यहाँ मैं कह रहा हूँ SF4 गैसीय, यही बताया मैं लिख रहा हूँ अब भी। SeF4 द्रव और TeF4 ठोस है। टेट्राफ्लोराइडों में sp3d संकरण पाया जाता है। सही है का? टेट्राफ्लोराइडों में संकरण sp3d तो होए। फिर आगे कह रहा है जो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना में होता है, ये गलत है। इनमें संकरण sp3d होता है, इनकी आकृति होती है के शेप। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय तो PCl5 की होगी, इनकी ना हो सके। अरे इनकी कहाँ हो सके, सिग्मा बंध कितने हैं, 4 और एक लोन पेयर है, तो आकृति के शेप आएगी। सिग्मा बंध 5 होते तो, और 5 तो बंद ही ना रहे, इनमें 4 ही बन रहे हैं, तो इनकी आकृति ध्यान रखें कि क्या आएगी, के शेप, जबकि इसमें गलत लिख रहा है। आगे क्या कह रहा है, सिलीनियम के अतिरिक्त सभी तत्व अब ये डाइक्लोराइड की बात आ गई, तो यहाँ तक लिख लेते हैं। पहले 2 लाइन तो लिखनी है, लिखो। लिखो टेट्राफ्लोराइडों में, नीचे लिखो टेट्राफ्लोराइडों में, हाँ यही में ही, टेट्राफ्लोराइडों में SF4 गैस, SF4 गैस, कॉमा SeF4 द्रव, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, SF4 गैस, SeF4 द्रव व TeF4 ठोस यौगिक हैं। TeF4 ठोस यौगिक हैं। ठीक है, आगे लिखो टेट्राफ्लोराइडों में sp3d संकरण पाया जाता है। sp3d संकरण पाया जाता है तथा इनकी आकृति के शेप होती है। sp3d संकरण पाया जाता है तथा इनकी आकृति के शेप होती है। आगे भी लिख लो, फिर समझ लेना। सिलीनियम के अतिरिक्त सभी तत्व, सिलीनियम के अतिरिक्त सभी तत्व डाइक्लोराइड एवं डाइब्रोमाइड बनाते हैं। डाइक्लोराइड एवं डाइब्रोमाइड बनाते हैं जो sp3 संकृत होते हैं। जो sp3 संकृत होते हैं, बस बहुत है। देख लो रे, यहाँ में कोई खास बात ना है। यहाँ को संकरण निकालें का, EX2 की बात आ गई कब, डाई हैलाइड की। केंद्रीय परमाणु इधर देख, जैसे मानो मैंने लिखा केंद्रीय परमाणु तो S, इधर ध्यान, और 4 याते 2 का जुड़ रहे हैं फ्लोरीन, और लॉन पेयर कितने होंगे, 2। सही है का भाई? तुम कक्षा हमको 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बंद बना रहे हैं। संकरण निकाले, 2 सिग्मा बंद और 2 लॉन पेयर, टोटल कितना आएगा, 4। संकरण का आएगा sp3, टोटल 4 संकरण sp3। आकृति इसकी होगी बी शेप। आकृति में लॉन पेयर काउंट ना करें तो आकृति तो को दिखी रही है ना, हम समझा भी क्या बात है। आकृति कैसी होगी, बी शेप, या कोणीय कह दे, आकृति कोणीय होगी, एंगुलर या बी शेप आकृति है इसकी। क्लियर। और एक बात और बताइए, जो ध्यान रखे तो रख ले, सिलीनियम का अतिरिक्त अन्य के क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाते हैं अन्य तत्व, और कोई खास बात ना है, बाकी याद रख लो। ठीक है, हमें एक आध लाइन और लिख ले। चले हम नीचे लास्ट में लिख लो, डाई हैलाइडों की आकृति कोणीय या बी शेप होती है। वी शेप, कोणीय या बी शेप होती है।
ठीक है। इसमें एक बात और लिख रही है, सभी मोनोहेलाइड। अच्छा, इसमें कहीं मोनोहेलाइड का जिक्र नहीं है ना। छोरा ये लास्ट में जो बात लिख रही है यह और ढंग से समझ। मोनोहेलाइड तो ना है, अपन ने कही के तो वर्ग 16 के तत्व हेक्साहेलाइड बनाते हैं, फिर टेट्रा। मोनोहेलाइड की बात आती तो जब मान ले चले सल्फर मोनोहेलाइड बना रहा है तो वैसे बनाता होगा, मोनोहेलाइड यही होता। पर ये कह रहा है कि जो मोनोहेलाइड होते हैं इनके वो द्विलक बना लेते हैं, मतलब दो मोनोहेलाइड आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यह लाइन ढंग से दिमाग में बैठा ले। मोनोहेलाइड होते नहीं है इनके, मोनोहेलाइड के दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो मोनोहेलाइड किसका निर्माण कर लेते हैं, डाई। जैसे H2Cl2, H2F2। तो ये डाइमर दो अणु आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, द्विलक। तो इनके मोनोहेलाइड जो हैं वर्ग 16 के तत्वों के, वे द्विलक निर्माण करते हैं, मतलब दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे H2F2 हुआ, H2Cl2 हुआ, ये सब क्या है, द्विलक। तो यह लाइन अब लिखो लास्ट में, देखो वर्ग 16 के तत्वों के, हाँ इसी में वर्ग 16 के तत्वों के, वर्ग 16 के तत्वों के मोनोहेलाइड द्विलक निर्माण करते हैं। द्विलक निर्माण करते हैं, मतलब दो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे H2F2, ये लिख रहा H2F2, H2Cl2, H2Cl2 आदि, बहुत है इतना लिख लो, H2Cl2। अब अगले हेडिंग डालो डाई ऑक्सीजन। अगली हेडिंग डाई ऑक्सीजन। अब चैप्टर सरल है यहाँ पे, वर्ग 16 में ही शुरू का पोर्शन है, यही परेशान करे। अब आगे सरल है, डाई ऑक्सीजन। सुन ले रहे तसल्ली से। डाई ऑक्सीजन का मतलब आप समझ गए होंगे, कौन सी गैस की बात चल रही है, ऑक्सीजन गैस। जैसे अपन ने वर्ग 15 में, बात मत करे एक भी, वर्ग 15 में हमने नाइट्रोजन गैस पढ़ी थी क्या, N2, जिसको डाई नाइट्रोजन बोलते थे। ऐसे वर्ग 16 में हमें ऑक्सीजन गैस पढ़नी है और उसको क्या बोलते हैं, O2। ऑक्सीजन गैस को डाई ऑक्सीजन। चलो भाई, यह पढ़ावे थे पहले आ गए। मुझको तुम ये बताओ कि 16 में से कौन कौन से हटा दिए हैं, क्या क्या रखा है। कहीं ऐसा हो जाए कि मैं वह टॉपिक पढ़ा दूँ जो लिखाया था ना एक दिन। वो दिखा दे मुझे, आवाज बंद कर। वर्ग 16 में सल्फर और बाकी अपर रूप हटाएं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर के ऑक्सीजन, मतलब सल्फर वाला पोर्शन हटाया है। ऑक्सीजन तो पढ़नी पड़ेगी, तो हेडिंग डालिए अपने डाई ऑक्सीजन। देख इधर सुनो, एक बार बता दूं, तू टाइम की बात सुन ले, बिल्कुल शांत रहे। छुट्टी जब होएगी, जब मैं करूँगा, क्योंकि कोई साधन नहीं है तुम्हारे पास। कोई यही तो नहीं कि कोई स्कूल के साधन थे। आप घर जाओगे और आपकी बस निकल जाएगी, आपके इंतजार में बस खड़ी रहेगी स्कूल की। बैठा दिमाग में, छुट्टी जब होगी, जब मैं चाहूँगा, चाहे वो 4 बजे होए, चाहे वो 5 बजे होए। और यह हमारे तो यह हमारा कोई मतलब ना है। और पहली बात, तुम्हारी क्लास तो सुन ले, चुप हो जा बिल्कुल। और जो कुछ ज़्यादा ही छुट्टी की इच्छा हुए, वो मोते कह दे भाई मैं आराम से घर छोड़ दूंगा, यहीं से भगा दूंगा, आराम से घर जा, कहीं जा, ठीक है। हाँ, तो इतनी ज़्यादा बढ़िया सुविधा दे दी, ये केवल कहवे की देर है और छुट्टी हो जाएगी। और कितनी बढ़िया सुविधा चाहिए। जो कुछ पढ़ना है क्लास में केवल वही रहे,
और जो को नहीं पढ़ना है वो वैसे भी तो यहाँ टाइम पास कर रहे हो, या तो बढ़िया तो घर जा आराम से कोई के संग बाड़कन संग खेल कछू काई पढ़ाई करे। पढ़ना तो ही ना है, वह मतलब भी का है। तो अब बात अपन आगे करते हैं। बोलते नहीं दिखना चाहिए, नहीं मैं यहाँ तो भगा तो जाऊँगा, नंबर वाइज ध्यान रखियो। बात करते हैं डाई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, तो अपन ने जैसे वहाँ वर्ग 15 में नाइट्रोजन गैस पढ़ी है, ऐसे यहाँ पर हमें पढ़नी है ऑक्सीजन गैस। खोजकर्ता नाइट्रोजन गैस का आपको याद होगा कौन था, रदरफोर्ड, और या को खोज करता है सीले नाम का वैज्ञानिक। कौन सा, सीले। तो एक तो वैज्ञानिक याद कर ले। नाइट्रोजन गैस का खोजकर्ता कौन था, रदरफोर्ड, और या को कौन सा है, सीले। अब सुन तो चलियो, एक एक बात है, यहाँ में कोई ऐसी कठिनाई की बात तो आएगी नहीं जो समझ में नहीं आए। सीले ने सर्वप्रथम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म कर ऑक्सीजन गैस को प्रयोगशाला में बनाया था। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या है, Hg। इसको गर्म करके प्रयोगशाला में इसने कौन सी गैस बनाई थी, ऑक्सीजन। सरल है। तो आपको कभी ये भी पूछ सकता है, पेपर में आ जाए कि सीले द्वारा ऑक्सीजन निर्माण की विधि लिखी है, तो बाद टाइम फिर सोचा कि सीले ने ऑक्सीजन कैसे बनाई। तो आपको याद रखनी है, इसने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को प्रयोगशाला में मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म कर कौन सी गैस प्राप्त की है, ऑक्सीजन। यहाँ कोई कठिन है नहीं। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन गैस की बात ना कर रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन परमाणु पर गया हूँ एकदम, सुना होगा। एक 8O16, ये समस्थानिक हैं ऑक्सीजन परमाणु के। समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान। ये नीचे परमाणु क्रमांक हैं। परमाणु क्रमांक मतलब इनमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तुम नहीं बोले, केवल मेरी बात सुने। इनके ये परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉनों की संख्या। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान। और ये ऊपर लिखी हुई है द्रव्यमान संख्या, 8O18 ये द्रव्यमान संख्या है। और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। इसमें 8 प्रोटॉन है तो 16 है ये द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। इसमें 8 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन। तो इसके 3 समस्थानिक हैं, ये भी याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके 3 समस्थानिक है कौन के, ऑक्सीजन के, 8O16, 8O17 और 8O18। ऑक्सीजन गैस बनाया किसने बनाई थी, सीले ने। खोजकर्ता भी सीले ही कहेंगे अपन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके नहीं ऑक्सीजन गैस बनाई थी। एक एक बात याद रखो, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, ये तीनों समस्थानिक आगे। हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। सही है। अब इसके बाद इसमें बात है, इसमें कह रहा है कि 18 समावयव रेडियोधर्मी होता है। मतलब इसकी बात कर रहा है 8O18 ये रेडियोधर्मी प्रकृति का है, रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन कभी अटकाने को दे सकता है कि ऑक्सीजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है। तो आपको याद रखना है कौन सा, 8O18 ये समस्थानिक रेडियो एक्टिव है। अच्छा, आगे कह रहा है डाई ऑक्सीजन प्रयोगशाला में निम्न प्रकार बनाई जा सकती है। मतलब पहले कौन सी विधि है, प्रयोगशाला। इसकी औद्योगिक विधि आप जानते हो। ऑक्सीजन गैस बनाने की औद्योगिक विधि वही है जो नाइट्रोजन गैस बनाने की थी। वायु को द्रवित करके प्रवाजी आसमन कर, देख ले, मेरे संग संग बोले। अरे मैं कह रहा हूँ केवल सुनो। वो मतलब क्या है कि 5 जने बोलेंगे और उन तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुँच पाए, जिनको नहीं पता है। तो हमारे तुम नहीं बोलो, केवल सुनो। आपने नाइट्रोजन गैस बनाने की औद्योगिक विधि पढ़ी थी। वायु को द्रवित करते हैं। वायु में मेनली 2 ही गैस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु को द्रवित किया तो द्रव वायु में भी 2 ही हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। द्रवित वायु को प्रभाजी आसमित कराते हैं, उसको प्रभाजी आसमन करते हैं। तो पहले तो कौन सी गैस का आसमन होता है, नाइट्रोजन, क्योंकि उसका क्वथनांक क्या होता है, कम। ऑक्सीजन पात्र में शेष रह जाती। तो नाइट्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई ना। तो औद्योगिक विधि तो वही है, नाइट्रोजन बनाने की और ऑक्सीजन बनाने की। दोनों की औद्योगिक विधि तो सेम है। जिस फैक्ट्री में नाइट्रोजन गैस बनेगी वहीं क्या बनेगी, ऑक्सीजन। सही है। तो औद्योगिक विधि तो कोई दिक्कत वाली है ही नहीं अपने पास। बात आई इसकी प्रयोगशाला विधि, और ऐसी कोई प्रयोगशाला विधि है नहीं, आराम से समझ में आती है। ये दोनों बात तो आपको याद है। सीले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके नहीं क्या बनाई थी, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक, रेडियो एक्टिव कौन सा है इनमें,
अब ऐसी चीज़ें हैं जो आराम से याद भी हो जाएं और इनमें से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अब जैसे अब आपसे कहे कि इसकी प्रयोगशाला विधि ऑक्सीजन की, तो पहले प्रयोगशाला विधियों पर आते हैं। प्रयोगशाला विधि की कोई कमी ना है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि सही है। प्रयोगशाला विधि बहुत हो सकती है इसकी। पहली प्रयोगशाला विधि है क्लोरेट, नाइट्रेट या परमैंगनेट आदि को गर्म करके। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास पहली विधि हो गई क्लोरेट, तीन शब्द बोले मैंने, नाइट्रेट और तीसरा क्या बोलो, परमैंगनेट, लवणों को गर्म करने पर, सही है। या परमैंगनेट लवणों के तापीय अपघटन से, लवणों के तापीय अपघटन से। देख लो पहली विधि और याद करते चलो संग संग। आपके पास क्लोरेट यौगिक हो, कोई भी नाइट्रेट यौगिक हो लैब में, कोई भी क्लोरेट लवण हो, कोई नाइट्रेट लवण हो, या कोई आपके पास परमैंगनेट लवण हो, उसको गर्म करो, आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। जैसे आपके पास मान लो लैब में पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, ये क्लोरेट यौगिक है, क्लोरेट लवण है, पोटेशियम क्लोरेट। इसको आप अगर गर्म करते हो तो 2 KCl बनेगा और 3 O2 बनेगी, सही है। तो ऐसे कोई कठिन है ही नहीं। आपके पास मान लो लैब में कोई क्लोरेट लवण है, जैसे पोटेशियम क्लोरेट प्रेजेंट है, तो उसको गर्म करो, उसके तापीय अपघटन से आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी। दूसरा शब्द मैंने काम में लिया था नाइट्रेट, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, पर कोई भी नाइट्रेट को अपन गर्म कर लेते हैं। जैसे मान लो अपन ने NaNO3 को गर्म किया, समझ गए हो, तो आपको मिलेंगे 2 NaNO2, सही है। अरे क्लियर। आपने KMnO4 को गलत, ये कौन सा लवण है, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट लवण को आपने गर्म किया। बात मत करे, मना कर रहा हूं। तो देखो क्या क्या बनेगा, इसको गर्म करते हैं KMnO4 को, तो बनेगा K2MnO4 MnO2 + O2, तो भी आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। बैलेंस है रिएक्शन। तो आप खूब आराम से क्लियर कर सकते हो कि किस तरह से आप ऑक्सीजन गैस बना सकते हो। आपको कोई भी क्लोरेट लवण हो, चाहे आपके पास नाइट्रेट लवण हो, चाहे आपके पास कोई परमैंगनेट लवण हो, उसका तापीय अपघटन आप कराओगे तो आपको कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। पहले यहाँ तक लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सीले ने सर्वप्रथम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म कर, सीले ने सर्वप्रथम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म कर, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म कर प्रयोगशाला में डाई ऑक्सीजन निर्मित की थी। डाई ऑक्सीजन निर्मित की थी, ठीक है। या रिएक्शन लिख लेना, 2HgO गर्म का चिन्ह, 2Hg + O2, 2Hg + O2 लिख लिया। आगे लिखो, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक है। तीनों को नीचे अलग अलग लिख लो, 8O16, 8O17 और 8O18, 8O16, 8O17 और 8O18 लिख लिया।
लिख लिए। इसमें लिखो 8O18 रेडियो 8O18 रेडियो धर्मी होता है, रेडियो धर्मी होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालो प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि डाल दी। प्रयोगशाला विधि नंबर 1 डालो क्लोरेट नाइट्रेट व परमैंगनेट, क्लोरेट नाइट्रेट व परमैंगनेट लवणों के तापीय अपघटन से, लवणों के तापीय अपघटन से लवणों के तापीय अपघटन से। ब्लैक बोर्ड पर देख, ये क्लोरेट लवण है पोटेशियम क्लोरेट, ये नाइट्रेट लवण है सोडियम नाइट्रेट, और ये परमैंगनेट लवण है पोटेशियम परमैंगनेट। जब इनको गर्म करते हैं तो ये अपघटित होकर के क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस। डायरेक्ट रिएक्शन लिख लो केवल इसमें तीनों। ठीक है, हाँ दूसरी प्रयोगशाला विधि देख इधर सामने, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, सामने ध्यान में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में या समझ लेना नीचे उपस्थित तत्व, पहले तो यहां तक देख। वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपने देखी होगी, वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, उसमें एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी आई थी। उसमें जो नीचे उपस्थित तत्व हैं, जो छापा पढ़ा था आपने Cu, Hg, Ag, Pt और Au, ये नीचे उपस्थित तत्व हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे उपस्थित तत्वों के ऑक्साइडों के तापीय अपघटन से, ध्यान दे दर, पहले अब बात है समझ लीजिए फिर लिखना। देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे के तत्व हैं वे पता है आपको उत्कृष्ट तत्व हैं, वे बहुत कम क्रियाशील हैं। ठीक है, जैसे ये Hg है, सही है का? ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे तो उपस्थित है सब, अरे है का? तो ये बहुत कम क्या होते हैं? क्रियाशील। अब जैसे मैं बात करूं, मेरी बात समझ गए होंगे आप, सही है? ये ढंग से सुने, बात सुन नहीं रहो, समझ नहीं रहो है। आपको पता ही है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे की ओर तत्व हैं वे बहुत कम क्रियाशील हैं, जब भी तो उन्हें उत्कृष्ट तत्व कहते हैं, उत्कृष्ट धातु कहते हैं। जब वे बहुत कम क्रियाशील हैं, अगर वे ऑक्सीजन के संग यौगिक बनाएंगे तो वो बहुत कम स्थायी होगा। बहुत कम क्रियाशील तत्व किसी के साथ अधिक क्रियाशील होए और कोई के संग वो कोई यौगिक बनावे तो वो तो अत्यधिक स्थायी होएगा, पर कम क्रियाशील तत्व तो जबरदस्ती यौगिक बना रहा है वो तो कैसे होएगा? कम स्थायी। तो ये सब नीचे उपस्थित धातुओं के जो ये ऑक्साइड हैं ये कम स्थायी हैं, और कम स्थायी हैं तो इन्हें गर्म करने पर ये आसानी से टूट जाएंगे और हमें ऑक्सीजन गैस की क्या हो जाएगी? प्राप्ति। या हमारे हमने नीचे उपस्थित वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे उपस्थित तत्व हैं उनके अपन ने का लिए हैं ऑक्साइड। अब कोई नुके साहब मैं तो ZNO गर्म करूंगा, अरे तो बहुत अधिक ताप चाहिए को, फिर तो ZNO हमें नहीं लेना है। क्लियर? ZNO हमें नहीं लेना है क्योंकि वो तो बहुत अधिक ताप पर टूटेगा।
तो यहाँ में अपन हेडिंग डाल लो, तुम नंबर 2 डालो। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नंबर 2, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे उपस्थित तत्वों के ऑक्साइडों के तापीय अपघटन से, तत्वों के ऑक्साइडों के तापीय अपघटन से, ठीक है। नीचे लिखो, इसमें लिखो पहले इसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे उपस्थित तत्वों के ऑक्साइड बहुत कम स्थायी होते हैं, बहुत कम स्थायी होते हैं, जो आसानी से गर्म करने पर, जो आसानी से गर्म करने पर अपघटित होकर, जो आसानी से गर्म करने पर अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, जो आसानी से गर्म करने पर अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर देख लें, EAG नीचे उपस्थित है, तो यहाँ का ऑक्साइड ही कहा है, कम स्थायी है, गर्म करने पर आसानी से अपघटित होकर के ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ऐसी Hg भी नीचे ही है और Pv भी नीचे ही तो है, तो इन रिएक्शनों को नोट कर लो। ठीक है, अरे अब तीसरी विधि देख, कौन सा मर रहा है? अरे भाई, जो को ज्यादा ही दिक्कत आ रही हो वैसे चल जाना, क्या एक बार खवाएगा। हाँ, अरे एक बात, मेरी बात ना एकदम सुन ले, पहले आवाज बंद कर। देखो, ये क्लास तू आज रोल है पर या तो फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रेगुलर तुम्हारी ये लास्ट की क्लास है, ये 2 घंटे की लगेगी। कल परसों ये तो सब बहाने हैं। तो पानी वानी की ज्यादा इच्छा हो रही है क्या? चलो तो ऐसा करो, नहीं रुक जा, तेरे दम नहीं निकले हमारे। 15 मिनट बाद तुम्हारी छुट्टी कर दी जाएगी, ठीक है? इतना सहन कर सके। चल तो फिर मैं तो 10 मिनट दे रहा हूँ, छुट्टी 4 बजे होगी, फटाफट आ जाओ। या एक तो ना तुम्हारी आवाज या वीडियो बनने थोड़ रही है?
तुम नहीं सोच रहे होंगे कि भाई हम ही पढ़वे वाले हैं, है ना। तुम तो जरा जाने कितने हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनके एडमिशन जाने कहाँ कोई सरकारी स्कूल में को पढ़ा बढ़ना है उनने, बहुत हैं हर जगह। खेड़ली के हाई स्कूल में 200 एडमिशन है और कोई पढ़ा बढ़ना है उनने। अब मान लो तुम्हारी आवाज़ चलती रहे तो या में आवाज़ जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। तो एक तू सोच है कि केवल तू ही पढ़ रहे हो, 200 ना है 10,000 पढ़ रहे हैं। दिमाग में बैठा ले बात है। तो तूने देखा होगा उस चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, है ना। और अधिकांश सब्सक्राइबर 12th के ही हैं, 11th के ना इतने, 1000 भी ना 11th के। तो अधिकांश उनमें पढ़वे वाले जो सब्सक्राइबर हैं वो 12th के ही हैं। तो बात है हमारा ढंग से सुन ले, वो दोबारा कहनी नहीं पड़े कि जो स्टूडेंट बाहर के हैं, राजस्थान के, जाने कहाँ के कोने कोने के, राजस्थान का अदर स्टेट के भी हैं, खूब उनमें कमेंट देखते होंगे तो अदर स्टेट के खूब कमेंट आते हैं, कोई गुजरात से कोई कहीं से। तो तू तो नहीं पढ़ेगा ये तो कन्फर्म है, पर जो कहीं के पढ़ने चाहते हैं उन्हें पढ़ने दे। तेरी आवाज़ से या वीडियो में डिस्टर्बेंस नहीं हो। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं। अपनी मस्ती में मस्त या वैसे कौन को बना रहे हैं। जब हम क्लास ले रहे हैं आपको खूब पता है, हम यहाँ भी क्लास ले रहे हैं और खेड़ली भी क्लास ले रहे हैं, तो ये अदर स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो चैनल से जुड़े हुए हैं और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। कई ऐसे हैं बिल्कुल साहब हम तो वहाँ जैसलमेर के हैं और वहाँ पर तुम जाने जैसलमेर में क्या व्यवस्था आएंगी। अब साहब हमारे स्कूल में हम टोटल 4 जने हैं और हमने साइंस ले ली, टीचर एक भी नहीं है। तो ऐसे भी हैं, समझ रहे। अब उनको कम से कम या बहाने थे वे पढ़ तो रहे हैं, नहीं कहा पढ़ते। और तुम्हारे लिए इतनी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, वाकई बाद ये स्थिति है कि पढ़ने की इच्छा नहीं है। फिर तुम इतनी फीस खर्च कर रहे हो, है ना, फिर तुम में और उनमें का अंतर है। उल्टे वो ही तुमसे ज़्यादा बेनिफिट उठा जाएंगे और तुम रह जाओगे आराम से मौज मस्ती बातचीतों में। तो अपने आप ने सही सुधार ले। समय की बात तो यही है कि ऐसी बात तो है नहीं कि आज पहली बार तू 5 या 6 घंटे पढ़ रहा है ना। लास्ट ईयर आपने ऐसे ही पढ़ा है। पर बात ये है कि अब पढ़ना तो पड़ेगा, आदत तो पड़ गई ना। आदत तो हुई 2-3 घंटे की आदत पड़ रही थी साहब, सुबह आवे और 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पे चल जावे। तो अपने आप पे चेंज करो और एक बात दिमाग में बैठा लो कि केवल अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं तुम, ये केवल 12वीं क्लास को पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। एक टारगेट बना के तू चल रहे हैं कि ले यार 12वीं करनी। अरे 12वीं तो यूँ पढ़नी है, आगे भी तो पढ़ना है और जो यहाँ पढ़ोगे वो आगे तक काम आएगा। तो केवल 12वीं के लिए पढ़ रहा है वो तो बेवकूफ़ी कर रहा है। पास तो हो ही जाएंगे, पढ़ना तो आगे भी है, पर आगे के लिए दिक्कत नहीं आए। तो अपने आप ने चेंज कर ले, बातन में कुछ नहीं रखा, या दिमाग में बैठा लो और अपने आप तैयार करके नहीं पूरी तरह से मेहनत पे जुट जाओ। टाइम भी अब आपका बढ़ चुका है, स्कूल प्रॉपर वे में आपके चालू कर दिए हैं। खूब दिख रहा होगा। जब क्लास आपकी 5 साढ़े 5 घंटे लग रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपका स्कूल प्रॉपर वे में लास्ट ईयर की तरह वापस चालू हो गया है। अपने आप को प्रॉपर वे में वही तरीका से ढालवे लग जाओ। घर पे पढ़ाई का हिसाब वही हिसाब से टाइम टेबल है, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग जैसे कैसे पढ़ना है उसे सेट करो पूरे टाइम को, और मौज मस्ती न बंद कर दे। यहाँ से तो निकल जाएगा कैसे ना कैसे, पर आगे पीछे पछताएगा। ठीक है, तो इन बातों ने छोड़, कचून के समझ में नहीं आएगी। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ ही ना सके। समझ में जब आती है जब जरूरत पड़ेगी वह टाइम, और वह टाइम फिर तू ऐसा ना आ सके 11-12 में दोबारा पढ़ ले। ठीक है, तो अपने आप ने एक सुधार कर ले, और बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बात सुधार के तो बहुत तरीके हैं, तू बोलेगा भी नहीं, तू खूब जानता है। तेरी आवाज़ नहीं आएगी, तुझे भी पता है।
पर एक चक्कर ये पड़ रहा है कि थोड़ी सी हम या ऑनलाइन की वजह से नए का शर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइव शूट हो रहा है और तुम बस शर्म को फायदा उठा रहे हैं। खूब पता है तुमको, नहीं पर ये बात हमको पता है। तुम्हें नहीं पता इस चीज़ का कि ये इतनी टाइम क्यों लगा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इतना क्यों छोड़ रहे हैं। केवल यहाँ की वजह से लाइव चल रही है, हमारे रिकॉर्डेड हो रही है। नहीं, इलाज तो बहुत है, ठीक है। तू तो हिले नहीं, तेरी तो गर्दन दूसरे की तरफ देखे भी नहीं। तो यह हमारे मुँह कहने नहीं पड़े, हालांकि अभी काटना पड़ेगा जितना मैं अब बोल रहा हूँ, जब हमारी मेहनत बढ़ेगी। अब समझ रहे हो ना कि जो ये बोल रहा हूँ मैं, ये काटना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे अदर जहाँ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो क्या ज़रूरत है या चीज़ समझने की, वो तो अकेला बैठ के पढ़ रहा है। तो अपने आप पर ढाल लो और तमीज़ में आ जाओ। बस यह चैप्टर में अब ज़्यादा टाइम ना बचाओ। 17 और 18 वर्ग छोटो सो है, और नेक्स्ट से 18 वर्ग में तो कछू ना छोड़ो। वहाँ जीनोन के खटाई दिए, एक पन्ना को भी ना है। और तेरे बुरे दिन बुरे दिन आएंगे जो तू ध्यान भी ना कर, सोच भी ना सके। अभी तो मौज मस्ती मार रहा है। तो कचू सोच रहे हैं और मान लें साहब, इतने मौज मस्ती। और 2-4-5 दिन की बात है। अब तो रेगुलर क्लास चलेंगी, और मेरी क्लास आपको बताई थी मैंने 2 घंटे की आएगी। तो जरा 2-4 दिन और बाद 2-4 दिन के बाद फिर तू पुकारेगा तो भी कोई संभालने वाला नहीं आएगा। हाँ, अब यह वापस टॉपिक पे आते हैं। हम ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन पढ़ रहे थे बिल्कुल शांत होकर के, क्योंकि जो बाहर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी यही सोचेंगे कि जाने कहाँ के स्टूडेंट हैं, कैसे पढ़े हैं, ये समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है ना। बात आई अपनी बिल्कुल शांत होकर के। ऑक्सीजन गैस पढ़ रहे थे अपन। ऑक्सीजन गैस के निर्माण की प्रयोगशाला विधियाँ चल रही थी। आप याद करने की कोशिश करें तो संग के संग याद कर सकते हैं। क्लोरेट यौगिक, नाइट्रेट यौगिक और परमैंगनेट यौगिक, इनके तापीय अपघटन से हम क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन गैस। दूसरी प्रयोगशाला विधि बताई थी, अगर प्रयोगशाला में कोई धातु ऑक्साइड है, कौन सी धातु का, कम क्रियाशील धातु का, तो उस धातु ऑक्साइड को भी आप गर्म करोगे, उसके तापीय अपघटन से भी आप ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हो। तीसरी विधि की बात करें, आप H2O2 के अपघटन से भी बना सकते हैं। H2O2 आप जानते होंगे, डाई हाइड्रोजन परऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। H2O2 यह का नाम तो जाने, डाई हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब आप खूब समझ गए होंगे, अगर H2O2 अपघटित हो, टूटे, तो ये टूट करके बनाएगा 2H2O + O2। H2O2 के अपघटन के लिए अपन निकेल या प्लेटिनम उत्प्रेरक काम में लेते हैं, ठीक है। और जो भी कैसे, चूर्णित, सही है। तो चूर्णित मतलब बारीक। तो चूर्णित निकेल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2O2 जो है यह अपघटित होकर के जल व ऑक्सीजन गैस का क्या करता है, निर्माण। तो तीसरी विधि ये हो जाएगी। क्लियर, लिखते चलो। नंबर 3 डालो। H2O2 के अपघटन से H2O2 के अपघटन से H2O2 के अपघटन से लिखो यहाँ में चूर्णित निकेल या प्लेटिनम, चूर्णित निकेल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2O2 अपघटित होकर जल व ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। अपघटित होकर जल व ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है।
ठीक है, ये रिएक्शन नोट करो। ठीक है, अब इसके बाद डालो, ये तो अपन ने कौन सी विधि पढ़ी है, प्रयोगशाला। अगले डालो औद्योगिक विधि। हाँ, इधर ध्यान दे ले या पूरे एक बार में समझ ले। औद्योगिक विधि है, एक औद्योगिक विधि तो आपने पहले पढ़ चुके हैं, पढ़ी का। पहली औद्योगिक विधि, वायु को द्रवित करना है और द्रवित करने के बाद क्या कराना है, प्रभाजी आसवन। तो नाइट्रोजन गैस का क्वथनांक कम होने के कारण नाइट्रोजन गैस आश्वित हो जाती है, वह ऑक्सीजन गैस पात्र में शेष रह जाती है। तो ऐसे बना सकता है। एक दूसरी विधि और है, जल के वैद्युत अपघटन से, इसको भी हम औद्योगिक विधि ही मानेंगे, क्योंकि जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जल का वैद्युत अपघटन कराना है। जैसे एक पात्र में आपने जल ले लिया, ढंग से देख लेना, समझ लेना। जल ले लिया, जल में H2O, सही है, अणु होते हैं। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, ये प्लस और ये माइनस, ये कैथोड है और ये एनोड। वैद्युत अपघटन में चिन्ह उल्टे होते हैं, एनोड का चिन्ह पॉजिटिव और कैथोड का कैसा होता है, नेगेटिव। वैद्युत अपघटन करा रहे हैं अपन, वैद्युत अपघटनी सेल है ये। तो H+ आयन इससे निकल करके वो कहाँ जाएंगे, कैथोड पर, और कैथोड पर 2H+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, H+ आयन निकलेंगे H2O में से, और वो कैथोड पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो कैथोड पर अपचयन होता है। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1 है, +1 से कितना हो रहा है, 0, सही है। एनोड पर OH- आयन जाएंगे, सही है। कहाँ जाएंगे ये, एनोड पर। 2H2O + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस है कि ना है शायद। तो वहां पर OH- आयन जाएंगे, जिनसे कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस, और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 OH- से। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखें, रिएक्शन तो छोड़ें, बुक में तो है ही नहीं। एनोड पर तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन, जल का वैद्युत अपघटन कराने पर। और कैथोड पर कौन सी मिलेगी, हाइड्रोजन। तो ये दोनों बनाने का काम आ सकती है ये विधि, हाइड्रोजन गैस बनाने की भी और ऑक्सीजन गैस। तो 2 विधि आपको पढ़नी है। चलो औद्योगिक विधि में नंबर 1 डालो, डायरेक्ट लिखो। औद्योगिक विधि नंबर 1 देखो, वायु को द्रवित करने के पश्चात, वायु को द्रवित करने के पश्चात प्रभाजी आसवन कराने पर, वायु को द्रवित करने के पश्चात प्रभाजी आसवन कराने पर, प्रभाजी आसवन कराने पर प्रभाजी आसवन कराने पर पहले नाइट्रोजन गैस आश्वित होती है, नाइट्रोजन गैस आश्वित होती है तथा पात्र में द्रव ऑक्सीजन शेष रह जाती है, पात्र में द्रव ऑक्सीजन शेष रह जाती है। ठीक है, नंबर 2 डाल कर लिखो। जल का वैद्युत अपघटन कराने पर, जल का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस
व एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अब हेडिंग डालो ऑक्सीजन गैस के गुण। ये तो निर्माण की विधियां हो गई। ऑक्सीजन गैस के गुण। अरे ऑक्सीजन गैस आपको पता ही है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। देखो ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। स्वादहीन गैस है। आगे लिखो ऑक्सीजन गैस की जल में विलेयता बहुत कम होती है। ये जल से क्रिया विक्रिया नहीं करती है। ऑक्सीजन गैस की जल में विलेयता बहुत कम होती है। एक मिनट रुक जा, सुन लेने। आपको मैंने बताया था, यह लाइन लिख लो पहले, ऑक्सीजन गैस की जल में विलेयता बहुत कम होती है। अब सुनो, मैंने बताया था जो गैस जल से क्रिया करती हैं या जल में आयनित होती हैं वो गैस जल में अधिक क्या होती हैं, विलेय। ऑक्सीजन गैस जल में बहुत कम विलेय होती है। 100 ml, सुन लो रे, 100 ml जल में ये मात्र घुलती है 3.08 ml। मतलब 100 ml पानी में कितनी घुलेगी, मात्र 298 केल्विन ताप पर। तो यह बात है, लिख ले हमें 293 केल्विन ताप पर, 293 केल्विन ताप पर, 293 केल्विन ताप पर 100 ml जल में, 100 ml जल में इसकी विलेयता, 100 ml जल में इसकी विलेयता 3.08 ml होती है। 3.08 ml होती है, जो जलीय जीवों के, अब एक मिनट रुक जा फिर लिखना। देखो जल में मछलियां वगैरह होती हैं, ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन काम में लेती है। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन 100 ml में कितनी घुली होती है, 3.0। ये पर्याप्त है जलीय जीवों के लिए, श्वसन करने के लिए बहुत है, पर्याप्त है। लिख लो हमें, जो जलीय जीवों के श्वसन हेतु पर्याप्त होती है, जो जलीय जीवों के श्वसन हेतु पर्याप्त होती है। अच्छा, ऑक्सीजन गैस पर अगर दाब लगाओ तो ये पीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। मतलब द्रव ऑक्सीजन गैस का रंग कैसा होता है, पीला। और खाली ऑक्सीजन गैस कहें तो वो कैसी है, रंगहीन। आगे लिखो उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस पीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। पीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। आगे लिखो ऑक्सीजन गैस का गलनांक 55 केल्विन, ऑक्सीजन गैस का गलनांक 55 केल्विन व क्वथनांक 90 केल्विन है। 90 केल्विन पहले बताया है। ऑक्सीजन गैस का गलनांक 55 केल्विन व क्वथनांक 90 केल्विन है। ठीक है, अब आगे अगली क्लास में देख लेना।